हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो कि बीपीएससी, टीआरई 1, 2, 3 और अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है और ख़ास करके 6 to 8 वाले बच्चे ज़रूर इसको देखें और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। कम समय में आपको 40 की क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा दूंगा। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो महिला साक्षरता की बात करें या पुरुष साक्षरता की बात करें, तो भारत में एकमात्र केरल राज्य ही ऐसा है जिसमें महिला और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टकला मकान जो मरुस्थल है वो हमारा चाइना में स्थित है और विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। दीफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा भी मिलता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर जो है दोस्तों, 22 दिसंबर को भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इस समय क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर एकदम लंबवत होता है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। एक प्रकार से ये हमसे पूछ रहा है कि ऐसी वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जिसमें जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना और बिजली चमकना, ये सारी चीज़ें। तो हम सभी को पता है कि ये सारी जो घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का कितना प्रतिशत है। तो भारत में वनावरण का 25.5% है। जो 2021 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत में जो वनावरण का प्रतिशत है वो 25.5% है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन के जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वन। उसके बाद अरुणाचल और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। तो हमारा अगला सवाल है कि वन क्या है। एक जैविक समुदाय है या वनस्पति समुदाय है, पारिस्थितिकी है या इनमें से एक से अधिक है या कोई नहीं। तो वन में एक साथ कई सारे जीव निवास करते हैं, इसलिए हम वन को जैविक समुदाय भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं या लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं या ज्वार नदमुख में पाए जाते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ये दलदली और नमी भूमि में पाए जाते हैं। तो ज्वारनद मुख जो होता है, जब दो नदियाँ किसी सागर या महासागर में मिलती हैं तो उसके पहले वो कई सारी शाखाओं में बट जाती हैं। तो जो उनके बीच की भूमि होती है वो दलदल और नमी रहित भूमि होती है, उसमें ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर या बांगर या दलदली भूमि या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों के द्वारा जो बहाकर बाढ़ के समय लाई जाती है मिट्टी, उसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा लगभग 40% भूमि पर जलोढ़ मृदाएँ हमको पूरे भारत में देखने को मिलती हैं। तो जो इसमें भी जलोढ़ को दो भागों में बांटा गया है। तो जो नवीन जलोढ़ है उसको हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है जिसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम बांगड़ कहते हैं, बांगड़ या बांगर कहते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। इनमें से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। पहला है शुष्क मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी और तीसरा है काली मिट्टी।
तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत में, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है आप सभी लोगों के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है। मासिन राम कहाँ है? अगर आप सभी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मासिन राम भारत के किस राज्य में पड़ता है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इनमें से कौन से वे शहर हैं जो इसमें शामिल हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, या श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, या दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही इसका आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो सुपर हाईवे है वो हमारा दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया? तो इसका सही आंसर है जो कांडला बंदरगाह हमारा है। कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। बाद में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके इसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आप कांडला बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये भी हमारा अगला सवाल है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निम्न में से किसके निक्षेप में के मामले में सबसे समृद्ध है? तो जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा कोयला। क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमें कोयले की खानें मिलती हैं, जहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि जो चाइना है वो विश्व का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब से लागू हुई? 1952 में, 1963 में, या 1978 में? तो इनमें सबसे पहले जो भारत में राष्ट्रीय वन नीति थी वो 1952 में लागू हुई थी। उसके बाद से इसको संशोधित भी किया गया था 1988 में। तो आप लोग याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। हमारा अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो हमारा सही जवाब है गैलेना, क्यूप्राइट या बॉक्साइट। तो इनमें से हमारा सही जवाब होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो इसी से हमारा एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा झूम की खेती से रिलेटेड है। ये समझ लीजिए, जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या जो घुमक्कड़ कृषि है, इससे हमारे क्वेश्चन मतलब हमारे एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 सवाल आते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से और बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी जितनी भी हमारी घुमक्कड़ खेती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसलिए उसको याद रखिएगा आप लोग। तो किस देश में झूम की खेती को मिल्पा कहा जाता है? तो मिल्पा जो कहा जाता है वो मैक्सिको में कहा जाता है। इसके अलावा कोनिको वेनेजुएला में कहा जाता है, और रोका जो है वो ब्राज़ील में, लद्दाख जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कहा जाता है। श्रीलंका में झूम खेती को हम चेन्ना कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती में झूम की खेती से रिलेटेड मिल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो रक्तहीन क्रांति जो है वो उसकी शुरुआत आपके विनोबा भावे ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, रक्तहीन क्रांति का जो आंदोलन है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था। ये 18 अप्रैल 1951 में पोचमपल्ली से, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य है, उसमें शुरू हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। आगे हम चलते हैं। वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये उस टाइम का समय है जब एग्ज़ाम हुआ होगा, तो प्रीवियस ईयर का टाइम है। अभी तो आपसे अपडेटेड डेटा पूछा जाएगा। फ़िलहाल 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा मूंगफली राज्य
मूंगफली का उत्पादन किया वो राज्य गुजरात है। हमारा अगला सवाल है, मैग्नेटाइट जो अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? मतलब जो मैग्नेटाइट है उसमें लोहे की जो मात्रा होती है, सांद्रता जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है? आपके ऑप्शन है 67, 70, 74 या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो सही जवाब है वो होगा 70% जो होता है मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता होती है। हमारा अगला सवाल है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जो रत्नागिरी जिला है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, इसका मतलब है कि ये सरकारी कंपनी है। हमारा अगला सवाल है कि मुंबई में सबसे पहले सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में सबसे पहले जो कपड़ा मिल है वो 1854 में स्थापित की गई थी। जो 1854 में कपड़ा मिल स्थापित की गई थी वो कावास जी डावर के द्वारा स्थापित की गई थी मुंबई में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है इसमें हमें सबसे ज़्यादा लौह अयस्क देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो लगभग जो है वो 50 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो हजीरा विजयपुर, असम कानपुर या गुवाहाटी सिलीगुड़ी या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है इनमें से वो होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो सबसे पहले कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन का नेटवर्क है वो हमारा 1962 में नाहरकटिया और नूनूमती के बीच में डाली गई थी। इससे भी पहले भारत में जो पाइपलाइन की शुरुआत हुई थी वो 1956 में डिगबोई से तिनसुकिया एक गांव है वहां तक हुई थी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ग्लोबल वार्मिंग का हमारे जो मैंग्रोव वन है इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे। अगला ऑप्शन है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। सी आपका है कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और लास्ट वाला ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंग्रोव वन पे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जब पड़ेगा तो वह अधिक प्रचुरता से भी पैदा होंगे और ये कार्बन सिंक के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। हमें जो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान चाहिए वो 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर क्या मिलता है हमें? तो हमें मिलता है कृषि घनत्व। क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है कृषि घनत्व। मतलब कि किस एरिया में या किसी एक क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या रह रही है और उनके उपयोग के लिए कितनी कृषि भूमि है। अगर हम उन सबको डिवाइड करेंगे तो एक एक आदमी के हिस्से में कितनी ज़मीन खेती करने के लिए प्राप्त हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि घनत्व कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि का, खनिज का, मृदा का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें से सही ऑप्शन है वो है पेडोलॉजी, जो है वो मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? तो आपके ऑप्शन है ए, यह वृष्टि छाया में उपस्थित है। बी, ताप इतना अधिक कि पौन ठंडी नहीं हो पाती। सी,
पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कारण है कि क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसीलिए जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है। तो हरित क्रांति तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। अब कृषि में क्या है कि आधुनिक विधियों जैसे मशीनों और उर्वरकों और उन्नतशील बीजों का प्रयोग करके उत्पादन में एकाएक वृद्धि लाना ही कृषि हरित क्रांति कहलाता है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसमें वो सही विकल्प हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो जैसा कि आप सभी को ही पता होगा कि हमारा जो भारत देश है ये सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और इसके साथ ही सबसे जो छोटी जो या सबसे हम कह लें कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसके साथ है वो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अगर आप सभी को पता है कि भारत की बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो सबसे छोटी सीमा है भारत की जो अफ़गानिस्तान से लगती है वो 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर है। तो आप लोग याद रखिएगा और कमेंट में भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने किलोमीटर की लगती है वो ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो ये जो है बैरन द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में जो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। आपके ऑप्शंस हैं ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो हमारा 30 डिग्री का है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो अक्षांश में 30 डिग्री का अंतर कैसे आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत की स्थिति है या अवस्थिति जिसको हम बोलते हैं अक्षांशीय, वो हमारा है कि भारत क्या है कि 8.8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। और अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर में क्या है कि 68 डिग्री और 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो लगभग 30 डिग्री का आ रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री का अंतर है इन दोनों में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जाड़े में वर्षा जो होती है कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है। तो जाड़े में कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है वो हमारी उत्तर पूर्व मानसून से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना क्या है। बाघ परियोजना क्या है? बाघ के शिकार की योजना या बाघ के संरक्षण की योजना, विदेश से बाघ के आयात की योजना या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बाघ के संरक्षण की योजना। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार जो जैसे शेर हैं और बाघ हैं इनकी संख्या जो लगातार गिरती जा रही है, तो इसीलिए क्या है कि सरकार ने बाघ परियोजना इसीलिए लागू की है ताकि बाघों का संरक्षण किया जाए और तमाम तरह के नेशनल पार्क बना के और उनको संरक्षित किया जाए। तो इस क्लास में हमने अभी तक 40 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसको हम रोज़ डेली आपको 40 क्वेश्चन करवाएंगे भूगोल के। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो जब भी अपडेट हो या नई वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही हम डेली आपको 40 क्वेश्चन का एक सेट करवाया करेंगे भूगोल के लिए, जो आपको प्राइमरी टीचर वाले एग्ज़ाम में भी मदद करेगा और मध्य विद्यालय वाले में भी 6 to 8 में भी काम आएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।